ओके, स्ट्रेट लाइन बोल रहे थे, अब किसका पोर्शन था स्ट्रेट लाइन? यस बेटा। कौन बोला था कल स्ट्रेट लाइन तब का? प्रीशा बोल रही थी, बट स्ट्रेट लाइंस और परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस तो है। आई है क्या प्रीसा? नहीं। हम्म। नहीं सर। देखो ना, एक बार कॉल करो, फिर से फिर एक बार, क्योंकि बेसिक गया तो फिर वो 3-4 लेक्चर तक समझेगा ही नहीं उसको। है क्या कांटेक्ट नंबर है तो देखो। सर वो मे भी कॉलेज में होगी। ओके। तो फिर क्या करूँ, परम्यूटेशन चालू कर उस, वो भी है क्या उसका पोर्शन? नहीं पता। ओके। टू को ओपन कर लो, स्ट्रेट लाइन का पार्ट 1। एक मिनट, एक मीटिंग क्या, बार बार एक मिनट कॉल आ रखा है। यस, अनन्या अभी आ रही है। प्रीसा को भी एक बार कॉल कर लो ना, आएंगी तो चेक तो कर लो कॉलेज में है कि नहीं। ओके। तो बेसिक कुछ हुआ है स्ट्रेट लाइन का पहले से कुछ? यस, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर। हैव यू एवर हर्ड द वर्ड लोकस? नाम सुना आपने? लोकस वर्ड नाम सुना, कॉम्प्लेक्स नंबर में चैप्टर क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लोकस? एनी आइडिया? सर कर्तव्य सर ने कराया था बट आधा ही छोड़ दिया। आधा ही छोड़ दिए? आई मीन हाँ, बे- कॉम्प्लेक्स नंबर्स में करा था। तो व्हाट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ लोकस? एटलीस्ट नाम तो कहीं सुना होगा एंट्रेंस में वगैरह कहीं। और किसी को कभी नाम कॉलेज में सुना होगा चैप्टर, किसी को है तो?
लोकस बेसिकली क्या है देखो, लोकस इज बेसिकली द पाथ डिस्क्राइब्ड, या तो ट्रेस भी लिख सकते हैं हम लोग, बाय अ मूविंग पॉइंट अंडर अ गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन. दिस पाथ इज नोन एज व्हाट, लोकस. अब इसका मीनिंग क्या है देखो, सपोज वी हैव ए मूवेबल पॉइंट पी, वेरिएबल पॉइंट, ये मूवेबल पॉइंट है एक्स कोमा वाई. अब इसमें कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन डालना होगा हमें, कि सपोज इसका डिस्टेंस फ्रॉम सी, सी इज ए फिक्स्ड पॉइंट, so the distance of point P, and P is the movable point, variable point, उस distance from fixed point C is constant. तो इसको इस तरह से मूव करना है कि ये CP डिस्टेंस कांस्टेंट हो. तो P का पोजीशन इधर लेंगे तो भी कांस्टेंट रहेगा. इस तरह से हम घुमाएंगे, P को मूव करेंगे, इस तरह से उसको घुमाना है. C को कांस्टेंट रखना, बट P इज वेरिएबल पॉइंट. तो उससे जो शेप जनरेट होगा, उससे जो ज्योमेट्री जनरेट होगी, वेरिएबल पॉइंट का जो पाथ, जहां जहां से वो वेरिएबल पॉइंट मूव करके गया, उस वेरिएबल पॉइंट से जो पाथ जनरेट होता है, दैट पाथ इज नोन एज व्हाट, लोकस. अंडरस्टूड? लोकस क्या है बेटा? सर एक बार रिपीट करोगे, वॉशरूम गई थी मैं ओके. तो पीछे से। लोकस इज द, देखो बेसिक डेफिनेशन लिखा है मैंने स्क्रीन पे, द पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट अंडर अ गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन इज कॉल्ड एज व्हाट, लोकस. सपोज वी हैव ए पी, पी एक वेरिएबल पॉइंट है, मतलब पी को हमें मूव करने का अलाउड है, और सी यहाँ पे मैंने एक फिक्स पॉइंट लिया, कोई भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन ले रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल कंडीशन मैं बता रहा हूँ, जो आपको बेसिक, क्योंकि हम स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सर्कल वगैरह. तो इस पी को डिस्टेंस सी से कांस्टेंट रखते हुए पी को मूव करना है. तो पी यहाँ पे लोगे तो भी तो वही आएगा ना, सेम डिस्टेंस ही आएगा. देखो, पी इधर आया तो भी सेम डिस्टेंस आएगा, पी इधर आया तो भी सेम डिस्टेंस आएगा, इधर पी आया तो भी सेम डिस्टेंस आएगा, इधर पी आएगा तो भी सेम डिस्टेंस. मतलब पी को इस तरह से मूव करना है कि सी से पी का डिस्टेंस सेम आए. पी इज वेरिएबल पॉइंट. तो उससे जो शेप जनरेट हुआ, ये जो पाथ ट्रेस किया, दूसरे कलर से बता दूं, जो पाथ, ये पाथ हो गया पी का, जो ब्लू लाइन में बता रहा हूँ आपको. इसे पाथ जो ट्रेस हुआ, एक ज्योमेट्री, एक फिगर जनरेट हो गया ज्योमेट्री में. ये जो पाथ है, पी का पाथ है, जहां जहां से पी ट्रेवल करके गया, इस पी के पाथ को क्या बोलेंगे हम लोग, लोकस बोलते हैं मैथ्स में. समझ रहे हैं? हाँ हाँ। लोकस बेसिकली एक ज्योमेट्रिकल शेप है, जो अंडर ए गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन डिस्क्राइब बाय ए मूविंग पॉइंट, कोई एक मूविंग पॉइंट रहेगा उससे डिस्क्राइब होता है. अब ये जो सर्कल है, पाथ है, सर्कल का एक पाथ है, इस तरह स्ट्रेट लाइन का हो सकता है, इलिप्स का हो सकता है, पैराबोला का हो सकता है, हाइपरबोला का हो सकता है, जो आगे आएगा कॉनिक सेक्शन चैप्टर में. हाँ, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, लोकस. अब लोकस का इक्वेशन भी होता है, जैसे इक्वेशन ऑफ लोकस. तो इक्वेशन ऑफ लोकस मीन्स व्हाट, लोकस एक जनरल वर्ड हो गया, ऐसे समझो. सर्कल के लिए वो ज्योमेट्रिकल, जो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप है ना, सर्कल के लिए हो गया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया, पैराबोला का इक्वेशन हो गया, हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया, एलिप्स का इक्वेशन हो गया. तो उसमें कभी क्वेश्चन आया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस. लोकस मीन्स व्हाट, मतलब इनमें से किसी ने किसी का इक्वेशन पूछा, तो एक जनरल टर्म इसके लिए डिस्क्राइब कर दिया गया. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है, स्ट्रेट लाइन. तो सर्कल का, या तो स्ट्रेट लाइन का, पैराबोला का, हाइपरबोला का, इलिप्स का, ये जो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, इनका इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें बोले. अब इसमें जो फर्स्ट फर्स्ट एक्सरसाइज है, हमें फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, उसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, जो ऑलरेडी आप आई थिंक स्कूल सेक्शन में आप सीख चुके हो. व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको पता है सबको बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला पता है? सपोज ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, एंड बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, and we want to find the distance between point A and B by using the formula, distance formula. The AB distance is given by what, x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. और स्क्वायर है तो आप x1 minus x2 also you can write, because of square कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, y1 minus y2 का होल स्क्वायर. इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला. सबको आता है ये फॉर्मूला, 9th 10th में करते हैं बेटा, ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में.
यस, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है ना? हाँ सर। तो समझ रहा, डिस्टेंस फॉर्मूला आता है सबको? हाँ सर। नहीं, नहीं मालूम होते फॉर्मूला कर लो, देखो याद कर लो, ये यूज होगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए बस इतना ही करना है हमें, डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए बस। डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया तो हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड कर सकते हैं। तो इफ यू ओपन फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 आ जाएगा आपको। स्ट्रेट लाइन थोड़ा कंपैरेटिवली इजी चैप्टर है, मतलब सबसे जो टफेस्ट चैप्टर हमने कवर कर लिया, फंक्शन चैप्टर था सबसे टफेस्ट। अब फंक्शन को छोड़ के अब सब इजी इजी चैप्टर आएंगे, अब थोड़ा अच्छा लगेगा मैथ्स पढ़ने में। तो फर्स्ट एक्सरसाइज ओपन करो 5.1। किया सबने? रीड करो, किसी के पास एक टेक्स्ट बुक है तो उठा। हरदेव है कि नहीं? हरदेव, अरे देर हरदेव, किसी जस्ट ज्वाइन कियो। टेक्स्ट बुक ओपन किया बेटा किसी ने? 5.1 पीडीएफ या टेक्स्ट बुक? मैथ्स 1। यस, तो एटलीस्ट बोलो कुछ तो। हाँ सर किया। फर्स्ट सम रीड करो, देखो क्या है, क्या करने को बोल रहे हैं। किया तो मुझे पता चलना चाहिए ताकि कि सच में किया है कि ऐसे ही बोल रहे हो। बोलो। पॉइंट्स दिए हैं और फिर इक्वेशन पूछा है पॉइंट पी का, लोकस ऑफ पॉइंट पी का। लोकस पॉइंट पी का, तो ए का कोऑर्डिनेट दिया है 1,3, बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है 2,1। ये हमेशा गिवन कुछ तो रहेगा हमें पॉइंट्स वगैरह। अभी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी। पॉइंट पी मतलब जिस पॉइंट का लोकस पूछ रहा है, मतलब दैट पॉइंट इज वेरिएबल पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स कोमा वाई होगा। समझ रहे? मूवेबल पॉइंट मतलब वेरिएबल पॉइंट है, एक्स कोमा वाई, वो फिक्स नंबर नहीं है 1,2 2,1, दैट कैन टेक एनी वैल्यूज इन द प्लेन। तो जिसका लोकस पूछा है वो हमें से एक स्टेटमेंट लिखना है, बोर्ड लिख रहे हैं तो हम बोर्ड का एग्जाम देना हो, तो ये स्टेटमेंट लिखना है हर एक क्वेश्चन में पूरा 5.1 में। लेट पी एक्स कोमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लोकस, एनी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लोकस, ऑन द रिक्वायर्ड लोकस। अब लोकस मतलब वो सर्कल पे भी हो सकता है, पॉइंट इलिप्स पे भी, कहाँ क्या है वो मत मालूम नहीं है, इसीलिए एक जनरल वर्ड यूज कर दिया गया लोकस। लेट पी एक्स कॉमा वाई बी एनी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लोकस, ये हमेशा हर क्वेश्चन जिस पॉइंट का होगा। सपोज क्यू का लोकस करना है तो क्यू को आप एक्स कॉमा वाई एज्यूम करना है, जिसका हमें लोकस फाइंड करना है दैट पॉइंट ऑलवेज विल बी एक्स कॉमा वाई, वेरिएबल पॉइंट। समझ में आ रहा है? ये लाइन लिखना है। उसके बाद उसमें एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिया रहेगा, वो कंडीशन लिखने का। therefore according to given geometrical condition, क्या कंडीशन है देखो, व्हाट इज द गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन होता है? पी ए इज इक्वल टू पी बी दिया है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए पी बी। पी ए मीन्स व्हाट? पी से ए का डिस्टेंस, पी से बी का डिस्टेंस। तो अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो पी ए मतलब पी से ए का डिस्टेंस, देयरफॉर बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ये सब इतना लिखना है किसमें, जो लोग बोर्ड वाला दे रहे एग्जाम। बाकी नॉर्मली तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो पी से ए का डिस्टेंस फाइंड करो, क्या होगा बोलो बेटा, क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो। बोलो पी से ए वाला। बोलो पी से ए का डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस आता है, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट? एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस। हाँ, पी और ए, तो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट माइनस कर लेने का। अभी क्या हो गया इसमें, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है। इसमें यूज करो, देखो एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर, पी और ए। तो फर्स्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट माइनस करो एक्स,
-1 द होल स्क्वायर, मतलब x2 - x1 द होल स्क्वायर, या x1 - x2 द होल स्क्वायर, प्लस y - 3 द होल स्क्वायर। ये PA का हो गया। अभी सिमिलरली PB का देखो, PB का क्या आएगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। ये समझा सबको, डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे यूज किया मैंने। P और A में देखो x और x वाला कोऑर्डिनेट 1 - x कर दो, चाहे x - 1 का होल स्क्वायर कर दो, यू विल गेट सेम आंसर, बिकॉज स्क्वायर है। तो स्क्वायर होने की वजह से कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा सम पे, स्क्वायर की वजह से कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, यही आंसर है। मतलब 5 पॉइंट बस इतना सिंपल है, हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ दिस साइड क्या आएगा, स्क्वायरिंग करूंगा तो सिर्फ रूट कैंसिल होगा, x - 1 का होल स्क्वायर, y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 द होल स्क्वायर। यूज a - b द होल स्क्वायर। व्हाट इज a - b द होल स्क्वायर? व्हाट इज a - b द होल? A square plus a B square plus A 2AB। a स्क्वायर माइनस 2ab ना बेटा, अच्छा a माइनस माइन हाँ। a - b द होल स्क्वायर इज व्हाट, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बस इसमें फॉर्मूला यूज करो, जो भी आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो क्या होगा, फर्स्ट में एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू एक्स इंटू 1 मतलब 2x प्लस b स्क्वायर मतलब 1, y - 3 होल स्क्वायर मीन्स व्हाट, y स्क्वायर -3 टू द 6y हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू। अब राइट हैंड वाला मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखो क्या होगा उसका, एक्स स्क्वायर -2 टू द 4x प्लस 4 प्लस y - 1 का होल स्क्वायर यूज करो, y स्क्वायर -2ab मतलब 2y प्लस 1। समझ में आ रहा है? स्टेप क्लियर है सबको, कैलकुलेशन वगैरह? तो एटलीस्ट बोला करो यस नो, थोड़ा तो एंगेज रहो। मैथ्स में तो एटलीस्ट पढ़ो, साइंस वालों का मैथ्स फेवरेट होना चाहिए। समझ में आ रहा है डिस्टेंस हाँ फॉर्मूला? सर। तो एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्योंकि इक्वलिटी में सेम साइन है, माइनस हो जाएगा, शिफ्ट करो। अब बस जो बचा उसको सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या बच गया लेफ्ट साइड में, -2x -6y और 1 और 9, तो 10 हो जाएगा। समझा ना, ये 1 है इधर और इधर 9 है, तो 1 और 9 10। राइट साइड में क्या है, -4x -2y और 4 और +1 तो 5 हो गया। सबको लेफ्ट में ले लो, तो इसको इसके साथ क्लब कर दो डायरेक्ट, तो +4x -2x तो 2x बचेगा, ये -2y इधर प्लस तो -4y हो जाएगा, ये 5 इधर है तो +5 हो गया इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लॉकस। बस खत्म हो, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लॉकस, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लॉकस। अंडरस्टूड? क्लियर है क्या, सबको समझा? पहले देखो पॉइंट्स दिए रहेंगे कुछ कंडीशन, ये हमें एक कॉमन लाइन और सब में लिखना है। लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लोकस। अब p वेरिएबल पॉइंट है तो p लेना है, q वेरिएबल पॉइंट है, जिसका लोकस पूछा दैट विल बी वेरिएबल पॉइंट। उसके बाद राइट डाउन द गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, ये सेकंड स्टेप है, एंड यूज डिस्टेंस फॉर्मूला और सिंप्लीफाई फर्स्ट। आएगा सबको? हाँ सर। सर यस बोलो, कुछ बोल रहे हो? आपने वो इसके पहले बोला था ना वो इक्वेशन ऑफ लोकस वाला पार्ट। हम्म। तो तो वो मुझे पता कैसे चलेगा कि वो सर्कल का इक्वेशन है या वो हाइपरबोला का वो वो। हमें आइडेंटिफाई नहीं करना, वो आइडेंटिफाई पार्ट दैट वो अलग है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में सिखाया जाता है कि कौन सा है। हमें तो इन जनरल हमें फाइंड करना है, अभी किसका इक्वेशन है दैट डजंट मैटर, हमें सिर्फ इक्वेशन ऑफ लोकस बताना है, इसीलिए जनरल वर्ड यूज किया। अच्छा वो। उसमें हाँ, उसमें मेंशन करेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ सर्कल, तो सर्कल के लिए फिर अलग से अब नाम देगा, या आइडेंटिफाई द लोकस तो उसका अलग मेथड है उसको फाइंड करने के लिए, फिर उसके लिए वो डिस्क्रिमिनेंट वगैरह निकालने का तरीका है, वो एंट्रेंस में होता है आइडेंटिफाई ऑफ लोकस, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। बोर्ड में हमें सिर्फ जनरल इक्वेशन निकालना है, वो इक्वेशन कैसा आ रहा है, वो ऑर्डर डिग्री 2 आ रहा है, डिग्री 3 आ रहा है, डिग्री 1 आ रहा है, दैट डजेंट मैटर। हमें सिर्फ प्रॉपर कैलकुलेशन होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बस वो आंसर हो जाएगा। समझ रहा है सबको ये इक्वेशन ऑफ लोकस का मतलब? हाँ, सर। इक्वेशन ऑफ लोकस मतलब वो कुछ भी हो सकता है, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, अभी
तो अभी धीरे धीरे मैं आइडेंटिफाई करना बताऊंगा। ये जो इस टाइप का इक्वेशन आता है लीनियर इक्वेशन, हालांकि हमें जरूरी नहीं है कि किस क्या है, तो इस टाइप का जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 always represents a straight line। आइडेंटिफाई करने कोई बोल दिया कि किसका इक्वेशन है तो, बट हमें यहाँ पे वो स्पेसिफाई नहीं करना है क्या है, सिर्फ जनरल टर्म यू हैव टू यूज, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस। अंडरस्टूड? ओके सर। सेकंड में क्या है बेटा, सेकंड देखो, सेकंड सम देखो कर पाओगे क्या, क्या है? रीड करो, इजी चैप्टर एक्सरसाइज है बेटा। सेकंड में a पॉइंट इज -5, 2, b पॉइंट इज 4, 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट बी। सेम सेम वैसे ही आएगा, लेट p x, y बी एनी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लोकस, वो लिखना ही है आपको। विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, मतलब इसमें वर्डिंग में आंसर दे दिया। पहला वाला हमें डायरेक्ट पी ए इक्वल टू पी बी दिया था, अब क्या बोल रहा है कि पी ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब सेम डिस्टेंस पे है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन आएगा, ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन आएगा बेटा? पी ए इज इक्वल टू पी बी, वही सेम क्वेश्चन बन गया, बस वर्डिंग चेंज कर दिया बेटा। आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ इक्वी डिस्टेंट बेटा, समझ में आता है सबको? हाँ सर। हाँ सर। हम्म? तो इक्वी डिस्टेंट मतलब पी ए इक्वल टू पी बी, सेम यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, यूज a माइनस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई कर लोगे सेकंड वाला। नेक्स्ट थर्ड देखो, थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या है? a पॉइंट इज 2, 0, b पॉइंट इज 0, 3। सेम फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट। ये सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, जनरली कॉलेज में ओमिट रखते हैं, देते नहीं है, फिर भी किसी को है तो करने का। लेट p x y be any point on the required locus such that ap equal to 2bp, ये कंडीशन दिया है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इज व्हाट, ap या pa इज इक्वल टू 2 टाइम्स pb, ये कंडीशन दिया है। तो इसे हम यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, रूट में इधर 2 टाइम्स इधर रूट में, बस अब इसमें मिस्टेक क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे तो ये 2 के साथ जो आ रहा 4, ये पूरे ब्रैकेट के साथ रहेगा बेटा, ये मिस्टेक नहीं करना बेटा। समझ में आ रहा है? ये समझो 2 का, इसे फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही देखो, थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो कि मैं फर्स्ट इसी में दे देता, मैं समझो 2 pb दे देता इसी में, इधर समझो 2 रहता, अब मैं स्क्वायरिंग करता तो ये इधर 2 का स्क्वायर 4, अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे ब्रैकेट में, समझा? ये 4 अभी डायरेक्ट एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं कर सकते इधर। अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4x² माइनस 16x प्लस 60 प्लस 4y² माइनस 8y प्लस 4, ऐसा हो जाएगा। कर लोगे ऐसा कैलकुलेशन बेटा? एटलीस्ट हाँ यस सर। नो बोलो, हाँ, नहीं होगा तो ना बोलो, मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि हाँ ही बोलना है, कि प्रेशर में हाँ बोलना है। नहीं आए तो से नो, मैं बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना। यस बेटा, कर लोगे कि बताऊं? समझा सर। फोर्थ, किसी को भी नहीं समझा तो ना बोलने का बेटा, एक को भी नहीं समझा तो मैं बताऊं। फोर्थ, क्योंकि मुझे लगता है कॉम्परेटिवली इजी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, नहीं तो बोलेंगे सर होमवर्क दे दिए थे, पता ही नहीं चला, मार्क्स कम आएंगे। तो फोर्थ ऑल्सो सेम था, फोर्थ में भी देखो, a 4, 1, b पॉइंट इज 5, 4, we same find the equation of locus of point p, let p x y be any point on the required locus। हाँ, वो पूरा स्टेटमेंट लिखने का। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3pb²। बस थोड़ा सा मैथ्स नंबर्स के साथ खेल रहा है आपसे। अब इसमें ऑलरेडी स्क्वायर पहले से ही दिया है, तो वाइल यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला स्क्वायर लिखने का नहीं, रूट लिखने का नहीं, डायरेक्ट यूज कर लो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है?
स्क्वायर पहले से ही दिया है, मतलब स्क्वायरिंग नहीं करना, अभी 9 नहीं हो जाएगा, पहले वाले में जैसे 16 हो गया था। तो पी ए का क्या आ जाएगा, x-4 का होल स्क्वायर y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब 9 नहीं करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर दिया, हम खुद से नहीं कर रहे हैं, खुद से स्क्वायर करते तो 9 होता। पीबी में क्या होगा अभी, x-5 का होल स्क्वायर y-4 का होल स्क्वायर। बस अब सिंप्लीफाई करो, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना, कर लो, कर लोगे। हाँ सर। आएगा या बताओ, नहीं आएगा तो ना बोलो, कैलकुलेशन पार्ट कुछ भी थोड़ा भी नहीं आ रहा है तो बोलो ना, मैं बताऊंगा आप। किसी को भी थोड़ा भी नहीं आ रहा है तो ना बोलो बेटा। सबका हो जाएगा। अब नहीं बोल रहे हो इसका मतलब हो जाएगा, टेस्ट होगा बाद में, मार्क्स कम नहीं आना चाहिए। कर लोगे सब लोग। हाँ सर। ओके, फिफ्थ सम। फिफ्थ में क्या दिया है बेटा, फिफ्थ क्या है बोलो। फिफ्थ सर आएगा क्या उसमें, किसी, हाँ उसमें क्या कंडीशन फिर उसमें लिखा है। उसमें देखो। हाँ, आप हाँ, क्या क्या कंडीशन है बोलो। पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13। हाँ, पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13, दिस इज ज्योमेट्रिकल कंडीशन। तो यूज डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसमें देखो मिस्टेक क्या करेंगे, माइनस साइन का मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन पूरे पीबी के साथ है। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ऑलरेडी स्क्वायर दिया है, स्क्वायर दिया है मतलब रूट का स्क्वायर करेंगे हम लोग, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रूट में, और उसका स्क्वायर दिया है मतलब हमें रूट नहीं लगाना है पहले से, तो विदाउट रूट करते हुए करना है, और माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर रखना है। तो इसमें भी यूज करो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। बस थोड़ा सा प्लस माइनस के साथ आपसे खेल रहे हैं गेम, बाकी सिंपल चैप्टर एक्सरसाइज। तो यूज डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, पी ए का क्या आ जाएगा बोलो, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर, दिस इज पी ए। माइनस, अभी इसलिए ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ क्योंकि माइनस साइन है। पीबी का क्या आएगा, x-5 का होल स्क्वायर y-8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अंडरस्टूड। मैंने स्क्वायरिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं समझ में आ रहा है, खुद से स्क्वायरिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, हाँ सर समझा। ऑलरेडी स्क्वायर दिया है बेटा। अब देखो जो होल स्क्वायर का एक्सपांशन करो, फिर ये जो माइनस साइन है ये पूरा मल्टीप्लाई साइन बदल देगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सबका। अंडरस्टूड, सबको समझा बेटा। नहीं आ रहा है तो ना, ऐसा नहीं मैं बताऊंगा कि सर फटाफट खत्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि फंक्शन के सामने कुछ है ही नहीं, फंक्शन सेट से चैप्टर जो अभी हमने पढ़ा उसके सामने इजी चैप्टर से प्लस माइनस डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए, जो ऑलरेडी 9 10 में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। कर पाओगे कि बताऊं कैलकुलेशन के बाद कुछ थोड़ा बहुत। समझ गया सर। ओके, सिक्स सम में बोलो क्या कंडीशन है सिक्स में। ज्योमेट्रिकल कंडीशन डायरेक्ट दिया होगा, डायरेक्ट नहीं तो कुछ हिडन कंडीशन दिया होगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी, तो हमें पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द रिक्वायर्ड लोकस, वो हमेशा लिखना है स्टेटमेंट। अब क्या बोले कि पी सच दैट सेगमेंट ए बी सबटेंड्स राइट एंगल एट पी, मतलब राइट एंगल बोल रहा है तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा अभी समझने के लिए। ये जो पी है 90 डिग्री बना रहा है एंगल पी पे और ए बी पे, सेगमेंट ए बी पे। कैन यू सी पाइथागोरस थ्योरम आपको दिखाई दे रहा है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। कैन यू यूज पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे।
और क्वेश्चन में दिया है कि P पे ही 90 बन रहा है, इसलिए P को मैंने P पे 90 डिग्री पे लिखा है, राइट एंगल पे लिखा है। देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब इसमें डायरेक्ट नहीं दिया था, हमें खुद को सोचना है कि इस ट्रायंगल से मैं कौन सी कंडीशन डिराइव कर सकता हूँ। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ऑलरेडी यहाँ पे भी स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब रूट नहीं लगाना है, तो फॉर्मूला यूज करो PA के लिए, x-1 का होल स्क्वायर y-6 का होल स्क्वायर। अब प्लस है तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। PB के लिए क्या होगा, x-3 का होल स्क्वायर y-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो AB का, बोलो AB का बोल दो, किसको बोल पा रहे हो AB का। हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, बोलो बेटा A और B का। रूट के अंदर ए की वैल्यू और फिर बी की तो रूट नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी स्क्वायर है, रूट तो लगाना ही नहीं है। तो फिर डायरेक्टली रख सकते डायरेक्टली रख सकते हैं, तो 3-1 का होल स्क्वायर या तो 1-3 का होल स्क्वायर। AB मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमें माइनस करना है, x कोऑर्डिनेट माइनस करना है एंड y वाला कोऑर्डिनेट माइनस करना है। स्क्वायर है, इसकी वजह से आप किसी को भी किसी में से माइनस कर सकते हो। x2-x1 द होल स्क्वायर या तो y2-y1 द होल स्क्वायर। तो यूज ए डिस्टेंस फॉर्मूला, 3-1 द होल स्क्वायर और 1-3 द होल स्क्वायर। 3-1 द होल स्क्वायर और इधर 5-6 या तो 6-5 का होल, जो आपको इजी लगे वो माइनस करने का, क्योंकि स्क्वायर है उससे इम्पैक्ट नहीं आएगा सामने। कर लोगे अभी आगे। इधर लेफ्ट साइड में A-B का होल स्क्वायर लगाना है सब में। राइट में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अंडरस्टूड। 3-1 2 का स्क्वायर 4, 6-5 1, 1 का स्क्वायर 1। और लेफ्ट में सिंप्लीफाई करो, बस क्लब कर दो टर्म्स को, आएगा आंसर सबको लिखना। तो पेपर यदि किसी कोई पोर्शन में है बोर्ड एग्जाम में, तो 6th वाला 5 और 6 में से एक सम आता है। यदि किसी को पोर्शन है, यदि अभी किसी का सेमेस्टर एग्जाम है और 5.1 पोर्शन में है, तो 5th और 6th में से एक सम 100% आता है। कर लोगे। हाँ सर। अंडरस्टूड है। 4 और 1 कैसे आ रहा है बेटा, बोलो। सिर्फ भूमिका बोल रही है और अनन्या बोल रही, बाकी लोग तो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा किसी का। हम्म। नेक्स्ट सम क्या है, नेक्स्ट सम क्या है। अब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन थोड़ा अलग कंसेप्ट आ गया, वो देखो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला, सर एक इसको मिनट समझो। फिक्स सम कर लूं फिर भी मुझे हाँ, करना पड़ेगा। बोलो क्या बोल रहे हो बेटा। मैं सिक्स सम कंप्लीट करके आप 2 मिनट रुको। कर रहे हो कंप्लीट मेरे आप। चैट की क्वेश्चन कर रही हूँ। हाँ। ओके, करो करो। बाकी लोग भी थोड़ा नोटबुक लेके बैठा करो एटलीस्ट मैथ्स के लेक्चर में। किया आया आंसर 6th का। अच्छा देखो, जब आंसर लिखते हैं ना, तो समझो डिग्री 2 का कोई इक्वेशन आ गया, तो उसको अरेंज कैसे करते हैं टर्म्स को। पहले एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, फिर वाई स्क्वायर का टर्म आता है, फिर एक्स वाई का है टर्म तो वो लिखने का, फिर उसमें एक्स का टर्म आएगा, वाई का टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। ये लिखने का पैटर्न है। डिग्री 2 इक्वेशन इन एक्स वाई लिख कोई इक्वेशन आ गया, समझ रहे टर्म्स को लिखने का। पहले यदि उसमें समझो इक्वेशन हम सिंप्लीफाई कर दिया, ब्रैकेट वगैरह, एक्स स्क्वायर का टर्म बच रहा है तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले क्लब करने का, फिर वाई स्क्वायर वाले टर्म को, फिर एक्स इंटू वाई के टर्म को, फिर जो सिंगल एक्स वाला टर्म आ रहा है उसको,
सिंगल y का टर्म आ रहा है उसको, और फिर जो सिंगल कांस्टेंट इक्वल टू 0 फॉर्म में आंसर देना। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। वैसे किसी भी ऑर्डर में लिखोगे तो विल गेट आंसर फुल मार्क्स, बट एक्चुअल वे है, जैसे क्वाड्रेटिक में मैंने ऐसे लिख दिया 5 - 2x + 3x², दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट यूजुअली हम लोग पहले स्क्वायर वाले टर्म को लिखते हैं, फिर मिडल टर्म को लिखते हैं, फिर कांस्टेंट टर्म को। दिस इज द करेक्ट वे। बट ये सर भी हो लिखा गया। तो फिर आया आंसर। हाँ आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का कंसेप्ट है, सिंपल छोटा सा 1 मार्क्स के लिए आता है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन मीन्स व्हाट, सपोज हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो हमारा ओरिजिनल जो ओरिजिन होता है उसको हम लोग 0 0 से डिनोट करते हैं। ओरिजिनल जो ओरिजिन है वो 0,0 ओ। अब उसमें समझो मैं पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे, कोई भी जनरल एक्सपेंड करने के लिए 1 2 3 ये पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, 1 यहाँ पे भी, 2 3 इधर। अब मैं एक्सिस को पैरेलल करते हुए एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को मैं स्लाइड कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। वाई एक्सिस को मैं राइट में भी मूव कर सकता हूँ, लेफ्ट में भी मूव कर सकता हूँ। सिमिलरली एक्स एक्सिस को मैं अपवर्ड भी मूव कर सकता हूँ, डाउनवर्ड भी मूव कर सकता हूँ, किधर भी। बट एक्सिस विल रिमेन पैरेलल ओनली। वैसे ही मूव करना है, ऐसे क्रॉस टेढ़ा मेढ़ा करके मूव नहीं करना। जैसा है एक्स एक्सिस यदि हॉरिजॉन्टल है तो उसी को आप स्लाइड कर सकते हो, नीचे लेके जा सकते हो, फिर और उसको ऊपर लेके जा सकते हो, एक्स एक्सिस को ऐसा कर सकते हो। वाई एक्सिस है तो उसको वर्टिकली ही आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हो, लेफ्ट राइट स्लाइड कर सकते हो। तो फिर नया ओरिजिन आ जाएगा, उसी को बोलते शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। जैसे सपोज मैं वाई एक्सिस को शिफ्ट करके इधर लेके आ गया, ये आ गया न्यू वाई एक्सिस बन गया, समझा। पहले का वाई एक्सिस अलग था, अब वाई एक्सिस अलग आ गया। अब मैं एक्स एक्सिस को भी शिफ्ट करके ऊपर लेके जा रहा हूँ। एक्स एक्सिस को शिफ्ट करके सपोज मैं यहाँ पे इधर लेके आ गया। सबको क्लियर है। हमारा ये जो न्यू ये आ गया हमारा एक्स डैश, मतलब नया एक्स एक्सिस आ गया। ये हमारा आ गया वाई डैश, मतलब न्यू वाई एक्सिस आ गया। तो इसका मतलब ओरिजिन भी तो चेंज हो गया। अब देखो न्यू ओरिजिन क्या आ गया, बोलो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ न्यू ओरिजिन। 2,1। 2,1। तो न्यू ओरिजिन आ गया अभी, मतलब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन किया तो ओरिजिन बदल जाएगा। ओरिजिन बदल जाएगा तो सपोज मैं पहले यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहा था, लेटेस्ट से इधर कोई पॉइंट लिया मैंने, तो ओल्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में बोलो इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 3,3 आएगा। यस, ओल्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, हाँ ठीक है। 3,3। बट अब न्यू एक्सिस के रिस्पेक्ट में बोलो इसका कितना हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट इसी पॉइंट 3,3, ये जो पी पॉइंट नाम दे देता हूं मैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए बोलो, 1,2. 1,2 होना चाहिए। 1, क्योंकि ये अब देखो ये डिस्टेंस देखो, अब मैं थोड़ा अलग मार्क करता हूँ अभी। अब हम ये डिस्टेंस लेना एक्स एक्सिस, ये वाला डिस्टेंस अब कितना है। अब न्यू एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखो ये डिस्टेंस कितना है बोलो, 1 और 1। फिर ऊपर। ओके ओके ऊपर कितना डिस्टेंस है ये, ऊपर कितना है 2। तो अब जो न्यू कोऑर्डिनेट आ गया 1,2 आ गया। यदि हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो पहले जो कोऑर्डिनेट था और बाद में जो न्यू कोऑर्डिनेट आएगा वो भी चेंज हो जाएगा। ओरिजिन को चेंज करते ही न्यू पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। उसी को मैं एक जनरलाइज करके बता रहा हूँ, देखो फॉर्मूला समझो। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का मीनिंग समझ में आ रहा है। यदि हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को मूव करेंगे स्लाइटली लेफ्ट या राइट, अपवर्ड डाउनवर्ड, तो जो न्यू कोऑर्डिनेट आ रहा है 0 0 को छोड़ के कहीं पे भी हम लेके जा सकते हैं। तो ओरिजिन चेंज हो गया तो उस न्यू और ओल्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो पहले का कोऑर्डिनेट था वो भी बदल जाएगा। तो वही हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको एक जनरलाइज करके उसी के डिस्टेंस को आप एक्स कोमा वाई वगैरह में डिनोट कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे नोटेशन दे रहा हूँ, देखो हमारे जो पहले का जो ओल्ड ओरिजिन है, पहले से जो हम ओरिजिन लेते हैं वो ओल्ड ओरिजिन को हम क्या लिखते हैं, 0,0 ओ से डिनोट करते हैं। अब न्यू ओरिजिन शिफ्ट होके जो आ रहा है, न्यू ओरिजिन उसको ओ डैश से डिनोट कर रहे हैं और उसको H,K बोल रहे हैं हम लोग, H,K, समझ रहे हैं। ये जो 2,1 आया था यहाँ पे, जो न्यू ओरिजिन आ गया था यहाँ पे, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, H,K, एक जनरल टर्म दे रहे हैं। अब पहले से जो पॉइंट था 3,3 वाला, वो हो गया ओल्ड कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट का ओल्ड कोऑर्डिनेट।
तो ओल्ड कोऑर्डिनेट को हम लोग स्मॉल एक्स वाई से डिनोट कर रहे हैं, और जो न्यू कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट, न्यू कोऑर्डिनेट आ रहा है, उसको बोल रहे हैं हम लोग कैपिटल एक्स वाई से। क्लियर है 4 नोटेशन? इसमें देखो, पहले से जो ओरिजिन था ये 0,0, न्यू ओरिजिन 2,1 आ गया, ओ डैश हो गया एच कॉमा के। पहले से जो ओल्ड कोऑर्डिनेट था हमारा 3,3, ये स्मॉल एक्स वाई है। उसके बाद जो 1,2 आया, 1,2 इज न्यू कोऑर्डिनेट, दैट इज कैपिटल एक्स वाई। क्लियर है सबको? किसको क्या नाम दे रहा है मैं? ओल्ड ओरिजिन को क्या नाम दे रहे हैं? 0,0, न्यू ओरिजिन इज व्हाट? एच कॉमा के, ओल्ड कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स वाई, और न्यू कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स वाई। तो ये जो रिलेशन है इसमें देखो, आप उसमें ग्राफिकली भी आप देखो कि स्क्रीनशॉट लेके चेक कर लो आप चाहे तो, वो डिस्टेंस मेजर करोगे प्लस करके आए, तो स्मॉल ओल्ड कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस के। या इसी को यहाँ से आप याद रख सकते हो, न्यू कोऑर्डिनेट माइनस करके, जैसे वहां पे हमने माइनस करके किया था, लेकिन प्लस में याद अच्छे से हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। मतलब ये फॉर्मूले पे पूरा 6 7 8 9 जो भी सम बचा है वो। अब बोलो उसमें स्मॉल एक्स, एक्स समझ रहे? स्मॉल एक्स क्या है? स्मॉल एक्स क्या है? स्मॉल एक्स वाई क्या है? सर क्या है? एक व्हाट मिनट आर? हाँ, ऊपर करो ना, एक मिनट। और ऊपर करो। नहीं नहीं ऊपर। ओल्ड ओरिजिन क्या है? 0,0, न्यू ओरिजिन को क्या नाम दे रहे हैं हम लोग? एच कॉमा के। ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या है? स्मॉल एक्स वाई, और न्यू कोऑर्डिनेट क्या है? कैपिटल एक्स वाई। अब देखो यहाँ से आप इन जनरलाइज भी कर सकते हो, ये वाला जो डिस्टेंस है स्मॉल एक्स है, पहले से ओल्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट, तो जो थ्री थ्री डिस्टेंस आ रहा था स्मॉल एक्स, तो उधर से भी 3 आ रहा था वो स्मॉल वाई, उसमें बाद में हमने देखो माइनस करके निकाला, तो वही रिलेशन है। तो स्मॉल एक्स इज इक्वल टू क्या है? कैपिटल एक्स प्लस एच, या कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच, कोई भी एक याद रखो, उससे दोनों याद हो जाए। अब बस डिफरेंट डिफरेंट उसमें घुमा के वही पॉइंट, इसी पे क्वेश्चन पूछ रहा है, 6 7 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो टेक्स्ट बुक ओपन करो, तो सम आपको खुद से ही आ जाएगा, ये तो छोटे छोटे सम से। 7th वाला सम देखो, क्या बोला 7th में बेटा? यस, बोलो। O dash 2,3 पे origin shift कर दिया है। ओरिजिन शिफ्ट हो गया, मतलब उसको क्या क्या बोलेंगे हम लोग? ओरिजिन शिफ्ट को क्या बोलते हैं? एच कॉमा के। H एच, एच कोमा के हो जाएगा, ये मतलब एच कोमा के दिया हुआ है। ओरिजिन शिफ्ट को क्या हो जाएगा? एच कोमा के। और क्या है? एक्सिस विल रिमेन पैरेलल, ये तो बेसिक कंडीशन तो रहेगा, एक्सिस को पैरेलल ही रखना है। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। न्यू कोऑर्डिनेट्स वी हैव टू फाइंड, मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट गिवन है? फिर ओल्ड कोऑर्डिनेट गिवन है, A1,3 है, मतलब ये स्मॉल एक्स वाई दिया है। वी आर आस्क्ड टू फाइंड व्हाट? कैपिटल एक्स वाई पूछ रहा है कि कैपिटल एक्स वाई क्या आएगा। मतलब ओरिजिन शिफ्ट कर देंगे तो क्या आएगा वो यूज करो, तो फॉर्मूला यूज करो। देखो वी नो दैट, या तो माइनस वाला आपको डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट यूज कर लो ये वाला, या तो कोई भी एक प्लस वाले से याद कर लो। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? स्मॉल एक्स माइनस एच, एंड माइनस कैपिटल टू। वाई, वाई माइनस के। तो एक्स कितना है? 1 - 2, तो -1 आ गया। वाई कितना है? 3 - 3, तो 0 आ गया। क्लियर है? तो फिर जो न्यू कोऑर्डिनेट आया एक्स कोमा वाई, कितना आ गया? -1,0। सबको समझ रहा है क्या बेटा? मतलब हमें ये वाले फॉर्मूले यूज करना है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा, इसी से पूरा है। उसमें घुमा घुमा के कभी ओल्ड कोऑर्डिनेट पूछेगा, कभी न्यू कोऑर्डिनेट पूछेगा, कभी न्यू ओरिजिन पूछेगा। बस यही हमें करना है। तो दो इसमें से कोई भी 2 वेरिएबल दिया रहेगा, कोई भी 2 डेटा दिया रहेगा, थर्ड वाला पूछेगा बेटा। कर पाओगे?
सिंपल, याद रहेगा। हाँ सर। हाँ सर। यस। और कोई देखो, एट्थ वाले सब में क्या करना है? एट्थ में क्या करना है बोलो? सिंपल सिंपल समझ, देखो खुद बोलोगे आपको इजी लगेगा, स्ट्रेट लाइन में तो कुछ दम ही नहीं है। बोलो। कोऑर्डिनेट्स ढूंढना, न्यू कोऑर्डिनेट्स दिए, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स ढूंढना। कर लोगे, सिंपल है वैसे ही। न्यू कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमें, ओल्ड वाला ढूंढना है, तो ओल्ड वाले कैसे आएंगे? एक्स प्लस एच, बस दोनों को प्लस करना है। ओरली भी कर सकते हो, देखो 5 + 1 6 आ जाएगा, 4 + 3 7 आ जाएगा, बस खत्म। कर लोगे? हाँ सर। प्लस करना है। नाइन्थ में क्या करना है? इफ द कोऑर्डिनेट ए चेंज टू बी, चेंज टू बी मीन्स व्हाट? बी न्यू न्यू कोऑर्डिनेट है, पहले ए था बाद में बी बन गया वो। तो पहले वाला जो दिया है 5, 14, दैट इज स्मॉल एक्स वाई है। 8, 3 वो कैपिटल एक्स वाई है। तो बाई शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, तो फाइंड द पॉइंट वेयर द ओरिजिन इज शिफ्टेड, मतलब h, k ढूंढना है। कर लोगे? हाँ कर लूंगी। हाँ बस सिंपल, हाँ मतलब उसी में दो दो दिया है, कोई डेटा उसमें थर्ड वाला पूछ रहा है, अननोन। टेंथ वन क्या है? टेंथ सम, टेंथ थोड़ा सा अलग है बस, बाकी वो भी सिंपल ही है। टेंथ में क्या दिया है? ऑब्टेन द न्यू इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग लोकाई। लोकाई मतलब लोकस का प्लूरल है, जैसे रेडियस का रेडियाई, वैसे लोकाई। इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट, ओरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट मींस व्हाट? ओ डैश इज गिवन। ओ डैश कितना? 2, 2, ये h, k दिया हुआ है। एक्सिस रिमेन पैरेलल, तो न्यू इक्वेशन निकालना है। तो स्मॉल एक्स को वैल्यू क्या आएगा बोलो? स्मॉल एक्स का वैल्यू क्या आता है? स्मॉल एक्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बोलो? स्मॉल एक्स इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल एक्स। प्लस एच। कैपिटल एक्स प्लस एच। तो बस कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एक्स का वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, एंड वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन, न्यू इक्वेशन ऑफ लोकाई, मतलब इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स वाई। तो कैपिटल एक्स तो वैसे ही रहेगा, एच का वैल्यू कितना है? 2। स्मॉल वाई इज इक्वल टू क्या है? कैपिटल वाई प्लस के। कैपिटल वाई वैसे ही रहेगा और के का वैल्यू 2। अब स्मॉल जो एक्स वाई के टर्म में जो इक्वेशन दिया, मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट के टर्म्स में इक्वेशन दिया है, उसमें वैल्यूज पुट कर दो। इक्वेशन क्या दिया है? 3x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यू पुट करो, स्मॉल एक्स का वैल्यू कितना निकाला बेटा हमने? कैपिटल एक्स प्लस 2। स्मॉल वाई का वैल्यू कितना निकाला? कैपिटल वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0। बस यही निकालना था। उनको रिप्लेस करके कैपिटल एक्स वाई के टर्म में इक्वेशन सिंप्लीफाई कर दो। स्क्वायर है स्क्वायर करो, प्लस है तो प्लस करो, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई। 3 × 2 = 6 माइनस वाई माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू 0। -2 + 2 कट हो जाएगा, तो 3x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। बस दिस इज द रिक्वायर्ड न्यू इक्वेशन। अंडरस्टूड? आपको बस ये वैल्यू पुट करके सिंपली जितने भी इक्वेशन दिए उसमें ये वैल्यूज पुट करना है। स्मॉल एक्स वी हैव टू रिप्लेस बाय x + 2, कैपिटल x + 2, एंड स्मॉल y by कैपिटल y + 2, and substitute the values and simplify, you will get answer। आ जाएगा? करना क्या है समझ में आ रहा है कि क्या करने जा रहे हैं? टेंथ में हमने क्या किया? हाँ सर। अरे अब है देखो फर्स्ट एक्सरसाइज सिंपल था, सेकंड एक्सरसाइज भी और उससे भी सिंपल है, सेकंड क्योंकि 9th से रिलेटेड है। तो सेकंड एक्सरसाइज 5.2 में हमें स्लोप से रिलेटेड फॉर्मूले आएंगे, तो आई आई थिंक सबने स्लोप वगैरह के बारे में पढ़ा होगा बेसिक स्कूल सेक्शन में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लिनेशन या इंक्लिनेशन बोलो? इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन। हैव यू एवर हर्ड द वर्ड इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन? क्या सुना है ना? क्या होता है इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन?
9 10th में था ना, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप निकाल देते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा, याद है क्या? स्लोप का फॉर्मूला m इज इक्वल टू tan थीटा, याद है? हाँ सर। हाँ, तो वही उसमें जो थीटा है उसी को इंक्लिनेशन बोलते हैं, इंक्लाइनेशन, इंक्लिनेशन, इंक्लाइंड होना। हम कुछ तो एंगल बनाना, इंक्लाइंड तो इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन बेसिकली क्या है? एंगल मेड बाय एनी स्ट्रेट लाइन, बाय एनी लाइन with positive direction of x-axis, with positive direction of x-axis। x के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लाइन का जो एंगल बनता है, दैट एंगल इज नोन एज व्हाट? इंक्लिनेशन। इसका रेंज आता है 0 से 180 डिग्री, 0 से पाई। मतलब इसका जो एंगल होगा हमेशा 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा, फर्स्ट या तो सेकंड क्वाड्रेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एंगल हमेशा इधर से स्टार्ट करते हैं, मालूम है एंगल मेजरमेंट, मेजरिंग इधर से करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये वाला जो थीटा आ रहा है, इस थीटा को हम लोग इंक्लिनेशन बोलते हैं। तो एंगल मेड बाय एनी लाइन, दिस इज लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ये वाला डायरेक्शन, डायरेक्शन बोला मैंने, ऐसे नहीं पॉजिटिव नंबर। मतलब देखो कुछ लोग का दिमाग में ऐसा उल्टा हो जाता है कि सर ये तो नेगेटिव पे आ गया। डायरेक्शन देखना है, पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है, इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ एंगल लेना है इधर, मतलब राइट में नहीं लेना, लेफ्ट साइड में नहीं, ये वाला एंगल नहीं लेना है। दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ आ गया, देखो ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो राइट साइड में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मीनिंग समझा पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब? हाँ सर। हाँ, नहीं तो कुछ लोग क्या, जैसे यहाँ पे समझो मैंने यहाँ पे लिया सर -1 -2 -3, सर ये तो नेगेटिव एक्सिस पे है। एक्सिस किधर भी हो सकता है, डायरेक्शन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ से मेजर करना है। ये डायरेक्शन, ये वाला एंगल मेजर करना है, इस तरफ से मेजर करना है, पॉजिटिव डायरेक्शन से इस लाइन तक का। इस एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। तो यदि हम ये इंक्लिनेशन पता हो, थीटा पता हो, तो इंक्लिनेशन का मतलब स्पेसिफिक थीटा है। एवरी थीटा इज नॉट द इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन कौन सा होगा? जो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनेगा, दैट विल बी द इंक्लिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी देखो क्वेश्चन घुमाता है कि ये समझो कोई लाइन है और यहाँ पे मैंने लिख दिया 30 डिग्री, तो बोलो व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन? यूज ज्योमेट्री। व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन? कितना होगा? 120 हो गया। 120 हो जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। कोऑर्डिनेट एक्सिस आर ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो 30 60 90 का हो गया। अब एंगल्स इन लीनियर पेयर, टोटल 180 होना चाहिए, तो ये 120 डिग्री। तो इसका इंक्लिनेशन कितना आ गया? 120 डिग्री। समझ में आ रहा है इंक्लिनेशन का मतलब? तो एवरी थीटा इज नॉट द इंक्लिनेशन। पता चला क्वेश्चन में थीटा दिया है, थीटा मतलब स्पेसिफिक मीनिंग है उसका कि पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग इंक्लिनेशन बोलेंगे। अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन? क्या होता है इंक्लाइनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन? क्लियर है टर्म्स? रेंज भी याद रखो 0 to 180 इसका, फर्स्ट में या तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। उसके बाद इसमें स्लोप से रिलेटेड फॉर्मूले हैं। अब ये फॉर्मूले हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा हमारा एक्चुअल स्ट्रेट लाइन। वो पहला तो बेसिक लोकस से रिलेटेड था, तो अभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ टू फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन के। यदि हमें किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो उसके लिए क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं? फर्स्ट केस है उसका, फर्स्ट केस है स्लोप को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, मालूम है स्लोप इज डिनोटेड बाई एम। तो फर्स्ट फॉर्मूला है एम इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा, थीटा क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। अब स्लोप तो समझ में आता है ना, स्लोप समझ में आता है तो क्या है? स्लोप क्या है? लाइन का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ, ये कितना इंक्लाइंड है? 30 डिग्री इंक्लाइंड है। अब 30 डिग्री इंक्लाइंड ये किस पे डिपेंड करेगा? टेन थीटा ही क्यों ले रहे हैं हम लोग? टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है?
राइट एंगल ट्रायंगल में अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड यही होता है। अब ये 30 की समझो 45 है, थोड़ा एंगल बढ़ गया तो ये स्लाइडों के ऊपर थोड़ा चला जाएगा, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पे ही डिपेंड करेगा पूरा। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, वाई अपॉन एक्स पे tan थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब तो tan थीटा वाई अपॉन एक्स, उसी को हम लोग स्लोप ऑफ लाइन बोल रहे हैं, तो m इज इक्वल टू tan थीटा। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आ गया, पहला फॉर्मूला m इज इक्वल टू tan थीटा। ये कब यूज होगा, व्हेन इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज गिवन। सेकंड फॉर्मूला, समटाइम्स इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज नॉट गिवन, 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो फिर उसके लिए स्लोप फाइंड करने का बेसिक फिजिक्स में काफी बार प्रैक्टिकल यदि किया होगा तो उसमें ये निकालते होंगे, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। वो भी सेम y अपॉन एक्स से आता, tan थीटा का ही डिराइव फॉर्म है। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, समझो कोई लाइन है, अब उसका इंक्लिनेशन नहीं पता बट इस पे 2 पॉइंट्स हमें पता है, x1 y1 x2 y2। तो यूजिंग द फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या माइनस कॉमन करेंगे तो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 भी चलेगा, एक ही मतलब है, ऊपर नीचे y माइनस कॉमन होगी कैंसिल होगा। ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। ये कब यूज करना है, कब यूज होगा बोलो ये, स्लोप ऑफ लाइन ढूंढने। स्लोप में, लेकिन स्लोप के लिए फर्स्ट भी तो है, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें एंगल नहीं दिया रहेगा, मतलब हाँ कोऑर्डिनेट। हाँ, फर्स्ट में इंक्लिनेशन दिया रहेगा तो यूज करेंगे इंक्लिनेशन, सेकंड में व्हेन लाइन के 2 पॉइंट से पास होगी, लाइन के 2 पॉइंट दिए रहेंगे, लाइन इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस, तो फिर ये यूज करेंगे। थर्ड वाला क्या है, व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन। इक्वेशन ऑफ लाइन देखो मैंने अभी लोकस में बताया था आपको बेसिक, इस तरह से दिखता है इक्वेशन ऑफ, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई, सी को आप राइट में लिखो तो भी चलेगा या सी को लेफ्ट में लिखो तो भी चलेगा, कोई भी नंबर, जैसे 3x प्लस 2y, समझो ये 1 है, तो 1 को आप -1 करके लेफ्ट में भी ले सकते हो राइट में, बट एक्स वाई दोनों को साथ में लिखना है। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो व्हेन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें गिवन हो, उससे स्लोप फाइंड करने को बोल दे, तो उसका फॉर्मूला है माइनस ऑफ एक्स कोएफिशिएंट अपॉन वाई कोएफिशिएंट। मतलब माइनस ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट कितना है a, वाई का कोएफिशिएंट कितना है b। तो थर्ड फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब हमें कोई इक्वेशन दे देगा लाइन का और उसका स्लोप पूछेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 5x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, और कोई पूछा कि इसका स्लोप बता दो, तो क्या होगा स्लोप बोलो, माइनस ऑफ a अपॉन बी। तो माइनस फॉर्मूले में ही है, a का वैल्यू कितना है 5 और b का वैल्यू -2, तो माइनस माइनस विल प्लस, तो 5 अपॉन 2 आ जाए, 5/2। सर क्लियर आपने है सबको, क्या वो क्या फॉर्मूला है फॉर्मूला है ये? हाँ, माइनस ऑफ एक्स कोएफिशिएंट अपॉन वाई कोएफिशिएंट, ये फॉर्मूला है। तो 3 फॉर्मूले पूरी बुक में, एंटायर मैथमेटिक्स में, ऐसा नहीं कि सिर्फ 11th के लिए, स्लोप से रिलेटेड सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं। कभी भी आपको स्लोप के बारे में पूछे तो ये 3 फॉर्मूले याद रखना है। फर्स्ट फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन इज गिवन, सेकंड फॉर्मूला व्हेन द लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स, थर्ड फॉर्मूला व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, जो काफी बेसिक बेसिक में यूज होगा काफी बार एंट्रेंस में, या तो 12th स्टैंडर्ड का जो कैलकुलस पार्ट करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, उसमें भी यूज होता है। ये 3 फॉर्मूले हो गए टू फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन, समझ में आ रहा है। सर मैं कभी वो भी जो आपको बोलो, वो जो थर्ड वाला फॉर्मूला है वो y इक्वल टू mx प्लस c है ना बेसिकली। हाँ उसी से आता है वो, अभी आगे फॉर्म करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, उसी को हम लोग शिफ्टिंग करके निकाल रहे हैं, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके, समझ रहे हैं? आगे अभी इक्वेशन ऑफ लाइन अभी क्योंकि बताया नहीं तो उसमें कंपेयर, तो y इक्वल टू mx प्लस c है, इसी को जनरलाइज करके लिखते हैं हम लोग, जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसको y इक्वल टू mx प्लस c में देखो लेके जाओ तो y को लेफ्ट में रखना है, -ax माइनस c, तो y का वैल्यू कितना आ गया -a अपॉन b,
एक्स माइनस सी अपॉन बी। तो ये आ गया, देखो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स का कोएफिशिएंट एम। क्लियर है? हाँ सर। माइनस ए अपॉन बी, उसी से निकाल रहे हैं हम लोग, लेकिन क्योंकि अभी मैंने इक्वेशन बताया नहीं, इसलिए हो सकता है काफी लोगों को समझे नहीं, इसलिए मैं वो नहीं बता रहा। तो ये थर्ड फॉर्मूला कब यूज करेंगे? व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहेगा। अब जैसे 12th में काफी बार यूज होगा बेटा, जैसे 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, बताओ इसका स्लोप कितना है? -x/-1 बोलो क्या स्लोप आएगा, वैल्यू बताओ। 2 2 आ जाएगा। माइनस पहले से फॉर्मूले में लेना है, एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन वाई का कोएफिशिएंट, तो 2 माइनस ए बाई बी, तो 2 आ जाएगा। तो आपको याद रखना है ऐसे थर्ड फॉर्मूला में। अब ये तो 3 फॉर्मूले हो गए रिलेटेड विद व्हाट, टू फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन, ये याद रखना है। उसके बाद 2 कंडीशन है स्लोप से रिलेटेड, उसको भी मैं इसी में ऐड कर रहा हूँ, इसी फोल्डर में, समझो स्लोप वाले फोल्डर में। कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, तो सपोज वी हैव 2 पैरेलल लाइंस, तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप। पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स, दैट इज m1 is equal to m2। फर्स्ट m1 मीन्स व्हाट, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, m2 मीन्स व्हाट, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। दो लाइन पैरेलल है तो ऑब्वियसली उनके स्लोप भी इक्वल आएंगे। क्यों आएंगे देखो, सपोज ये लाइन है, 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है इसका। अब इसको मैं पैरेलल ड्रॉ करूंगा तो वो भी 30 डिग्री बनाऊंगा एंगल, तो ही वो पैरेलल हो सकती है। यदि मैंने थोड़ा भी एंगल 45 50 ऐसा कुछ कर दिया तो कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो क्योंकि पैरेलल रखना है मुझे, तो दोनों को इंक्लाइंड भी सेम ही रखना पड़ेगा, सेम इंक्लिनेशन रहेगा तो ही वो लाइन पैरेलल हो सकती है, नहीं तो पैरेलल नहीं हो सकती। तो इंक्लिनेशन सेम है तो उनका स्लोप भी सेम आएगा, m इज इक्वल टू 1030, तो 1030 डिग्री इसका भी है, इसका भी वैल्यू 1030 है, तो दोनों का वैल्यू 1/√3 1/√3। तो पैरेलल लाइंस के स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बेसिक है, ये यूज होगा बेटा। समझ में आ रहा है इसका कंसेप्ट का मीनिंग? हाँ सर। अब इसमें यूज कैसे होगा, जैसे सपोज यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे देगा, सपोज ये लाइन एल है, इधर लाइन एम है, दोनों पैरेलल लाइन दिया है, एम एल का स्लोप 3/5 है, तो एम का स्लोप भी कितना हो जाएगा? 3/5 3/5 हो जाएगा। दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा, ये कंडीशन है, याद रखना है। फिफ्थ वाला जो है फॉर्मूला, वो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। तो फॉर परपेंडिकुलर ऐसा मैं सिंबल ले लेता हूँ, परपेंडिकुलर लाइन समझ लोगे ना, परपेंडिकुलर का सिंबल है। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1। इसका मतलब थोड़ा ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2, या तो m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। मीन्स दे आर नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल समझ में आता है ना, प्रोडक्ट 1 आएगा तो उसको रेसिप्रोकल बोलेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब समझ में आता है, 2/5 है तो 5/2 इसका, क्योंकि प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। ये डेफिनेशन है रेसिप्रोकल का, कि कोई भी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पे यदि 1 आता है, एक्सेप्ट जीरो, जीरो इसमें एक्सेप्शन हो जाएगा, क्योंकि जीरो का रेसिप्रोकल लेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो 2/5 और 5/2, these two number are reciprocal of each other, because 2/5 5/2 को मल्टीप्लाई करें तो अपन आ रहा है, तो 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2, 5/2 का रेसिप्रोकल 2/5। अब नेगेटिव रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं, रेसिप्रोकल करके नेगेटिव साइन एडजस्ट करना है। अब इसका ये बेसिक यूज होगा हमें जैसे 12th स्टैंडर्ड में खासकर। समझो एक लाइन है एल, दूसरी लाइन है एम, दोनों परपेंडिकुलर, एल का स्लोप 2 है तो एम का बता दो कितना होगा। व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ 2? -1/2। तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 और माइनस एडजस्ट करने का, क्योंकि दोनों को प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -1 आना। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या है कि दोनों लाइन के स्लोप को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आना चाहिए। तो उसको सिंपल में मैथमेटिकल उसको समझना हो तो डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके नेगेटिव साइन एडजस्ट कर दो, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 आएगा, और माइनस एडजस्ट कर दो तो डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे इसका स्लोप माइनस किसी का 5/3 है, तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप कितना आएगा बोलो।
5/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5/3? 3/5। तो नेगेटिव एडजस्ट कर दो तो प्रोडक्ट -1 आएगा। तो किसी का स्लोप पहले से समझो -1 है, तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप कितना आएगा बोलो? -1 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 1 आएगा। 1 आ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। तो किसी का -√3 है, तो उसका रेसिप्रोकल √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और माइनस एडजस्ट करने का तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो रेसिप्रोकल करके माइनस साइन एडजस्ट करना, पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्ट 12th स्टैंडर्ड बेसिक यूज होंगे, सब छोटे छोटे अभी लग रहा है, लेकिन 12th में फिर प्रॉब्लम होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करके चैप्टर, उसमें समझेगा नहीं। तो ये जो 5 फॉर्मूले मैंने बताया, दीज फॉर्मूले आर रिलेटेड विद स्लोप ऑफ ए लाइन। क्लियर है कि सबको स्लोप ऑफ ए लाइन से? टू फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन तो 3 फॉर्मूले बेसिक हैं। फर्स्ट इज m इज इक्वल टू tan थीटा, सेकंड y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, थर्ड व्हेन इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन तो -a अपॉन b। एंड ये दो कंडीशन है। पैरेलल के लिए कंडीशन क्या है? दोनों का स्लोप इक्वल होता है। परपेंडिकुलर लाइंस कब होंगे, हम लोग कैसे प्रूव करेंगे स्लोप से? कि दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। जैसे हमें समझो कभी अभी कभी क्वेश्चन आता है कि पाइथागोरस यूज करके, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमें प्रूव करना है कि ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कैसे प्रूव करेंगे बोलो? कोऑर्डिनेट दिया है समझो तीनों। हाउ टू प्रूव विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस से तो कर ही सकते हैं हम लोग, ए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके, AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। ये तो हम 10th में बहुत किए हैं। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस कैसे करेंगे बोलो? स्लोप से नहीं, बोलो। स्लोप ऑफ BC निकालेंगे हम लोग, इनटू स्लोप ऑफ AB निकालेंगे, और इनका प्रोडक्ट -1 आ गया, मतलब परपेंडिकुलर है दोनों। तो AB परपेंडिकुलर है किसको? BC को। दोनों में B कॉमन पॉइंट आ रहा है, मतलब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब दोनों ये B पे राइट एंगल बना रहे हैं। मीनिंग समझा क्या बताया मैं? दो लाइन को परपेंडिकुलर कैसे प्रूव करेंगे? स्लोप से। दोनों का स्लोप फाइंड करेंगे। अब स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए 3 फॉर्मूले। हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ ए लाइन, दिस 3 फॉर्मूले। एंट्रेंस आगे भी आगे कोई फॉर्मूला ही नहीं मैथ्स में, ये 3 ही फॉर्मूला, 12th में भी नहीं है। स्लोप निकालने के सिर्फ 3 ही फॉर्मूला है। m इज इक्वल टू tan थीटा, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 एंड -a अपॉन b। आगे फॉर्मूला ही नहीं है स्लोप से रिलेटेड। और ये दो कंडीशन है पैरेलल परपेंडिकुलर के लिए। कर लोगे? सबको क्लियर है? इस स्लोप से रिलेटेड हो गया। अब आगे का जो एक्सरसाइज है उसके में भी दे देता हूँ मैं फॉर्मूला, आज एक साथ ही दे देता हूँ, चलो तो एटलीस्ट क्लियर हो। अब है आगे जो मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अभी ध्यान रखना कि इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है, स्लोप नहीं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का आंसर हमें इस तरह से देना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में। c को आप राइट में भी रख सकते हो, मीन्स आंसर ऑलवेज यू हैव टू राइट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। c को आप राइट में रखो तो भी चलेगा। दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऐसा कोई इक्वेशन आएगा, आंसर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा। अब स्लोप इक्वेशन निकालने से रिलेटेड बेटा हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूले को बोलते हैं हम लोग भाई स्लोप पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला। स्लोप पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला। तो स्लोप पॉइंट से वर्ड से ही पता चला, एक स्लोप मतलब m दिया रहेगा, पॉइंट मतलब एक दूसरा x1 y1 एक पॉइंट दिया रहेगा। यूजिंग द फॉर्मूला स्लोप पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला क्या आएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इसमें हम किसके किसके वैल्यूज पुट करेंगे? m का, x1 और y1 का। xy नहीं रखना है, क्योंकि xy तो चाहिए हमें, इक्वेशन निकालना है, मतलब उसमें वेरिएबल पॉइंट तो रहना चाहिए। तो ये हो गया स्लोप पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला। जैसे m इज इक्वल टू 2 दे दिया एंड लाइन इज पासिंग थ्रू -1, 2। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। बोलो क्या आएगा इक्वेशन? व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन? वैल्यूज पुट करो ये सब। बोलो, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और m दिया ही है।
तो क्या आएगा आंसर बोलो? तो बोलो एटलीस्ट सब। अनन्या आप बोलो। 2x minus y is equal to 0. आगे फाइनल बता रहे हो आप? अच्छा, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? y माइनस वाई वन तो 2 हो जाएगा, Minus 2 is equals to 2x plus x 1. प्लस 1 हो जाएगा। बस सिंप्लीफाई करना ही है आंसर भी। आगे मैं सिंप्लीफिकेशन नहीं पूछ रहा हूँ, कैसे करेंगे वो समझ में आ रहा है। बस वैल्यूज पुट करके एक्स वाई नहीं रखना, इक्वेशन में एक्स वाई नहीं रखना। ये हो गया टू हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब इसको सिंप्लीफाई करके आंसर कैसे देना है हमें? आंसर ऑलवेज यू हैव टू राइट इन जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये फॉर्म में लिखना है। तो दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से रिलेटेड काफी सारे फॉर्मूले नाम अलग अलग दे दिए गए, एक्चुअल फॉर्मूला यही है। अब सेकंड फॉर्मूला इज 2 पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला। 2 पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला, फॉर्म उसी में लिख देता हूँ, चलो फॉर्म फॉर्मूला। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब 2 पॉइंट दिया रहेगा, अब उसमें स्लोप नहीं दिया है, डायरेक्ट लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। सपोज ए लाइन x1 y1, b इज x2 y2। तो यही फॉर्मूला यूज करने का, देखो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m। अब m कैसे निकालते हैं? 2 पॉइंट से हमने सीख लिया फर्स्ट स्लोप में, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, उससे m निकाल देने का, और x माइनस x1। बस यही फॉर्मूला, इसको बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूला वही है, उसमें m निकाल के हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है? अब किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है सर? 2 पॉइंट इधर भी था, 2 पॉइंट इधर भी था, इधर भी तो 2 पॉइंट था सर, y2 माइनस वाई वन। कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को? वहां पे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है, यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन पूछा है, तो उसी इसी स्लोप ऑफ को हमने यूज कर लिया इधर, m y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x, मतलब m ढूंढ लिया। उसमें m दिया नहीं था, फर्स्ट वाले में m दिया था डायरेक्ट, उसमें m दिया नहीं तो हम m ढूंढ रहे हैं। y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x, इसी को फिर अलग अलग फॉर्म में भी लिख देते हैं बस ऐसे, लेकिन आपको ऐसे ही याद रखना। क्लियर है सबको 2 पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला? यस। Yes, sir. कब यूज करेंगे समझ रहा है ये? जब लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो ये करना है। स्लोप नहीं, इक्वेशन बोल रहा हूँ अभी, स्लोप अलग है, इक्वेशन अलग है। थर्ड, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर्मूला। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर्मूला, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर्मूला। स्लोप मतलब m से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट का मतलब है y, सिंगल इंटरसेप्ट दिया हो मतलब y इंटरसेप्ट की बात हो रही है, और उसको c से डिनोट करते हैं। इंटरसेप्ट का मीनिंग समझ में आता है, पहले भी मैंने कहीं बताया होगा। इंटरसेप्ट मतलब, इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं? जब हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नंबर्स लिखते हैं, इंडिविजुअल नंबर्स, इन नंबर्स को हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं, सिंगल सिंगल नंबर को। एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, जैसे कि समझो लाइन है 1,3 से पास हो, 1,3 से, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना हो गया? कोऑर्डिनेट एक्सिस 3, और वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया? 1। एक्स इंटरसेप्ट इज 3, वाई इंटरसेप्ट इज 1। समझ रहे? इंटरसेप्ट मतलब पर्टिकुलर कौन से नंबर पे कट कर रही है, एक्स को कौन से नंबर पे कट कर रही है, वाई को कौन से नंबर पे वो लाइन कट कर रही है, दैट पर्टिकुलर नंबर इज नोन एज इंटरसेप्ट। कोऑर्डिनेट अलग होता है, इंटरसेप्ट अलग होता है। अब इसी को कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो इट विल बी 3,0, और इसी को लिखेंगे तो 0,1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट बेटा? सबको समझ रहे हैं? हाँ सर। अब कोई बोले समझो मैंने यहाँ पे लाइन इधर से पास कर दिया, ये लाइन है समझो लेटेस्ट से 3,3 पे पास हो रही है, तो इसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट क्या है? 3,3 होगा क्या? हाँ, नहीं, कोऑर्डिनेट अलग है, इंटरसेप्ट में तो कट कहाँ पे करेगी। अब ये लाइन आगे कहाँ पे कट कट करेगी, उस पॉइंट को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट इज नॉट इंटरसेप्ट। मीनिंग समझ रहे हैं? वो लाइन, जैसे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, अब समझो ये लाइन
अभी आपको बताया नहीं मैंने कहाँ पे कट कर रही है, तो अभी इसका इंटरसेप्ट हम नहीं ढूंढ सकते। तो कहाँ पे कट करेगी, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, उस पर्टिकुलर नंबर को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। इंटरसेप्ट में एक कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई जीरो होगा, वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स जीरो हो जाएगा। अंडरस्टूड? समझा इंटरसेप्ट और कोऑर्डिनेट में डिफरेंस, समझा क्या बेटा? अंडरस्टूड डिफरेंस? इंटरसेप्ट से कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, बट कोऑर्डिनेट से सब इंटरसेप्ट लिखना पॉसिबल नहीं है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर्मूला क्या है, इसी से हम दो पॉइंट पे बनाएंगे। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये डिफरेंट इक्वेशन, इसी को फिर सिंप्लीफाई करके हमें जनरल फॉर्म में देना। m का मतलब स्लोप ऑफ लाइन, c मतलब y इंटरसेप्ट, तो फिर ये फॉर्मूला यूज करना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब समझो आपको नहीं आ रही है, इससे भूल गए आप इन केस, तो m है ही, y इंटरसेप्ट है, मतलब y इंटरसेप्ट कितना दिया है c, तो उसका x कोऑर्डिनेट जीरो होगा, इंटरसेप्ट मतलब x जीरो होगा। तो स्लोप और पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला यूज करना, उसी से आ जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन इज c, एम एक्स माइनस एक्स वन इज जीरो। तो देखो दिखाई देगी क्या होगा आपको, y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब इक्वेशन हमारा पहला ही है, उसी से हम डिफरेंट डिफरेंट डिराइव कर रहे हैं। समझ रहे? एक्चुअल इक्वेशन इज फर्स्ट वन, स्लोप पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला, दिस इज फेवरेट फॉर्मूला। इसी से सब देखो 2 पॉइंट भी आ गया, उसी m की जगह पे हमने स्लोप निकाल के रख दिया, इसी से y इंटरसेप्ट को पॉइंट में कन्वर्ट करके ऐसा दे दिया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर्मूला, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्लियर है सबको? थर्ड, स्लोप इंटरसेप्ट में कौन सा इंटरसेप्ट है स्लोप इंटरसेप्ट में, x इंटरसेप्ट की y इंटरसेप्ट? कौन सा इंटरसेप्ट है? y, x वाला इंटरसेप्ट के लिए फॉर्मूला नहीं है, सिंगल x इंटरसेप्ट के लिए। अब फोर्थ फॉर्मूला, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर्मूला, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर्मूला। डबल इंटरसेप्ट में x इंटरसेप्ट को a से डिनोट किया गया है, तो दोनों एक साथ दिया गया है वो तो, और y इंटरसेप्ट को b से। सिंगल y दिया रहेगा तो c, सिंगल x के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंगल y रहेगा तो c, और दोनों इंटरसेप्ट दिया है तो a और b से डिनोट किया गया है, x इंटरसेप्ट को a से और y इंटरसेप्ट को b से। तो उसी से देखो x इंटरसेप्ट मतलब a कोमा जीरो एक पॉइंट बना सकते हैं, इसे 0 कोमा b बना सकते हैं। वी कैन यूज 2 पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला, उसी से इक्वेशन आता है, लेकिन एक अच्छा इक्वेशन डिराइव होके आता है, उसको याद रख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। दिस इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर्मूला। ये सिंप्लीफाई करके लिखना है हमें, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में आंसर देना। अंडरस्टूड? डबल इंटरसेप्ट फॉर्मूला का मतलब क्या है, ए का मतलब x इंटरसेप्ट है, बी का मतलब y इंटरसेप्ट है, तो डबल इंटरसेप्ट मतलब x और y दोनों साथ में। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब ओनली y इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट और स्लोप ऐसा कोई भी फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता मैथ्स में सिंगल एक्स इंटरसेप्ट के लिए, या तो दोनों इंटरसेप्ट मालूम होना चाहिए, या तो ओनली एक वाई इंटरसेप्ट और स्लोप मालूम होना चाहिए। क्लियर है सबको? लास्ट वाला फॉर्मूला एक और बार एक्सप्लेन। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। जैसे क्वेश्चन में आ गया कि इस लाइन का, किसी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट 2 है और वाई इंटरसेप्ट 3 है, तो उसका इक्वेशन निकालो। इंटरसेप्ट का मतलब समझ में आ गया, वो लाइन एक्स एक्सिस को 2 पे कट कर रही है और वाई इंटरसेप्ट को 3 पे कट कर रही है, वाई एक्सिस को। तो ए का वैल्यू 2 दे दिया, बी का वैल्यू 3 दे दिया, बस वैल्यूज पुट करना है हमें। एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लो, 3x प्लस 2y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। 6 का मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज आवर आंसर, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। क्लियर है? हाँ हाँ समझा। ए और बी मीन्स व्हाट, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट साथ में, सिंगल इंटरसेप्ट मतलब वाई इंटरसेप्ट दिया है। दिस इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर्मूला। फोर्थ फॉर्मूला हो गया। फिफ्थ फॉर्मूला, ये फिफ्थ थोड़ा सा अलग है, इसका प्रूफ भी नहीं दिया अभी आपको। इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म फॉर्मूला, नॉर्मल फॉर्म फॉर्मूला। अब नॉर्मल का मतलब, मैथ्स में नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। जैसे हम लोग फिजिक्स में कहते हैं नॉर्मल ड्रॉ करो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एक नॉर्मल, तो एक परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं। इंग्लिश में नॉर्मल मतलब नॉर्मल, जनरल, ऑर्डिनरी। यहाँ पे नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर।
तो कहीं पे इस फॉर्म का यूज कब करते हैं, देखो हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, दिस इज आवर लाइन। तो उसके लिए न तो हमें इंक्लिनेशन मालूम है, लाइन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, लाइन का स्लोप भी नहीं मालूम, लाइन का पॉइंट भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। तो उसमें क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है कि लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस दे दिया है, ओरिजिन से डिस्टेंस ओ एन। ये जो ओ एन है लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, उसी को हम नॉर्मल बोल रहे हैं। तो ओ एन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, ओ एन का मतलब क्या, ओ एन मतलब नॉर्मल टू लाइन, नॉर्मल टू लाइन, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो ये जो ओ एन ड्रॉ किया गया है उसी को हम लोग नॉर्मल बोल रहे हैं। अब इस नॉर्मल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है, क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पी से डिनोट किया गया है, और इस नॉर्मल का इंक्लिनेशन दिया है अल्फा। इंक्लिनेशन का मतलब समझ में आता है, एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, इंक्लिनेशन वर्ड यूज कर रहा हूँ मतलब मैं एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनेगा उसके लिए वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो हमें इंफॉर्मेशन किसका दिया है, किसका इंफॉर्मेशन दिया है, नॉर्मल के बारे में। क्या नॉर्मल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है कि द डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल, या नॉर्मल का ये जो ओ एन डिस्टेंस है, मतलब लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस पी है, और अल्फा उसका इंक्लिनेशन है। इसका जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। फॉर्मूला समझ रहा है क्या है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इफ द नॉर्मल इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब नॉर्मल का एंगल दिया मतलब अल्फा, लाइन का होगा तो उसको थीटा बोलेंगे हम, एंड द डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल इज 2 यूनिट या 5 यूनिट। डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल या डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन तो पी। बस इसमें वैल्यूज पुट करना है हमें, एक्स कॉस 45 डिग्री प्लस वाई साइन 45। एक्स वाई तो वेरिएबल पॉइंट, उसको कभी नहीं पुट करना है, पी का वैल्यू जो डिस्टेंस। अब कॉस 45 1/√2 तो x/√2, ए भी 1/√2 और 5, बेस 2 सेम हो गया, एक्स प्लस वाई अपॉन √2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर। क्लियर है सबको, ये कब यूज करेंगे, जब नॉर्मल का इंक्लिनेशन होगा। लाइन का इंक्लिनेशन नहीं पता है हमें, लाइन का होता तो उसको थीटा बोलता मैं, लाइन के बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। इसके पहले जो मैंने फर्स्ट 4 फॉर्मूले बताया, वो फर्स्ट फॉर्मूले लाइन से, लाइन का ही इंटरसेप्ट दिया था, डबल दोनों इंटरसेप्ट, लाइन का एक स्लोप दिया था, लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही थी। फर्स्ट वाला था लाइन का स्लोप और पॉइंट दिया था, तो ये सब लाइन से रिलेटेड थे। लेकिन फिफ्थ में क्या है, नॉर्मल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसलिए इसको नॉर्मल फॉर्म फॉर्मूला बोलते हैं। याद समझेगा फॉर्मूला, नॉर्मल वर्ड आएगा उसमें, नॉर्मल के, नॉर्मल इज इंक्लाइंड या परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड, नॉर्मल इज इंक्लाइंड, नॉर्मल इज इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस, वो एंगल दिया रहेगा, एंड डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन वो दिया रहेगा। क्लियर है क्या सबको, क्लियर है क्या। हाँ सर। अब देखो जो, यस यस बोल। नॉर्मल वाले में हम्म, नॉर्मल का मतलब तो परपेंडिकुलर भी होता है ना, तो फिर हम वो हाँ तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ही बोला ना, वाला फॉर्मूला। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ही बोला ना, नॉर्मल देखो परपेंडिकुलर उधर स्पेसिफाई भी किया है मैंने। अच्छा, ओ हाँ मैंने देखा देखा। हाँ नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का ही इंफॉर्मेशन दिया गया है। ओके ओके। अंडरस्टूड, व्हाट इज अल्फा, अल्फा समझ रहा है, हाँ वो इंक्लाइनेशन हुआ। हाँ वो समझ। इसका लाइन का है कि नॉर्मल का, एक्स किसका नॉर्मल। इंक्लिनेशन, नॉर्मल का इंक्लिनेशन है। लाइन का होता तो इधर होता वो थीटा, हाँ वो हाँ समझ। हाँ लाइन का नहीं है वो, लाइन का इंक्लिनेशन तो उससे स्लोप हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, एम इज इक्वल टू टेन थीटा से। अब यहाँ पे एम इज इक्वल टू टेन थीटा नहीं निकाल लगा सकते, क्योंकि वो लाइन के लिए फॉर्मूला है। कर लोगे, ओ ओके ओके समझ।
सिक्स्थ वाला देखो एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में यूज होता है, इसलिए उसको एज ए फॉर्मूला हम लोग याद कर लेते हैं। स्लोप ओरिजिन फॉर्म फॉर्मूला, मतलब पहला वाला ही फॉर्मूला है स्लोप पॉइंट, उसमें पॉइंट ओरिजिन हो गया, तो फॉर्मूला क्या था हमारा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो x1 y1 दोनों 0 0 हो जाए, तो इक्वेशन रिड्यूसेस एज y इज इक्वल टू एम एक्स। क्लियर है? मतलब फिक्स पॉइंट ओरिजिन ही दे, हमेशा ओरिजिन दे, लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो फिर हमें उतना टाइम पास नहीं करते हम लोग, 12th में डायरेक्ट ही करते हैं, तो y इक्वल टू एम एक्स। मतलब फर्स्ट वाले का ही कोरोलरी बोल सकते हो, फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला हमने किया था स्लोप पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला, स्लोप पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला, उसी में हम x और y का वैल्यू 0 0 रखेंगे, तो द इक्वेशन विल रिड्यूसेस एज y इज इक्वल टू एम एक्स। उसी को स्लोप ओरिजिन फॉर्म फॉर्मूला बोलते हैं बेटा। क्लियर है क्या सबको? अंडरस्टूड? सिक्स्थ वाला क्या है, स्लोप ओरिजिन फॉर्म फॉर्मूला। हाँ सर। कब यूज करेंगे स्लोप ओरिजिन फॉर्म? लाइन का स्लोप मालूम होगा, बस सिर्फ स्लोप मालूम होगा, और लाइन को ओरिजिन से पास हो रही है ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा कि द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन whose स्लोप इज रूट थ्री, तो फाइंड द इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स, तो y इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स, या जो भी स्लोप रहेगा, करेक्ट आंसर आ जाए। क्लियर? तो ये 6 फॉर्मूले हैं स्लोप से रिलेटेड, बाकी कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता एंटायर में, तो आगे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, 6 ही है। 5 फॉर्मूले मैंने बताया था, फर्स्ट 5 फॉर्मूले स्लोप से रिलेटेड, ये 6 फॉर्मूले मैंने बताया किसे, इक्वेशन फाइंड करने से रिलेटेड। क्लियर है सबको? अब देखो मैं आगे बता रहा हूँ, आएंगे इसका बेसिक बता देता हूँ आज, तो बाकी सम्स इजी है, एक बार समझो, किसी का एग्जाम जल्दी होगा तो खुद से भी एक बार ट्राई कर सकता है। सपोज वी हैव टू लाइंस, उनके बीच में एंगल निकालना है, लेकिन कौन सा वाला एंगल निकालना है, एक्यूट वाला। एंगल तो ये भी है, बट दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल निकालना है हमें कौन सा, एक्यूट वाला। तो सपोज ये लाइन, फर्स्ट लाइन है L1, सेकेंड लाइन इज L2, द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज M1, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इज M2। तो इनके बीच में एंगल जो निकालना है एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला, एक्यूट एंगल के लिए एक्यूट वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट छोटा वाला एंगल निकालना 0 से 90 डिग्री वाला, तो इसका ये फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2, जैसे कंपाउंड एंगल में याद रखते हैं ना tan, उसी से आता है फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो उसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, दोनों लाइन का स्लोप मालूम होना चाहिए। स्लोप कैसे फाइंड करेंगे यदि मालूम नहीं है तो, फोल्डर नंबर 1 हमने किया, m इज इक्वल टू tan थीटा से, या तो y इज इक्वल टू एम एक्स वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन से। क्लियर है क्या सबको एक्यूट एंगल निकालने के लिए? यस बेटा, यस। हाँ सर। अब देखो, आप बताओ, चलो इसमें बताओ, रूट थ्री एक्स माइनस वाई प्लस फाइव इक्वल टू 0, और x प्लस रूट थ्री वाई प्लस वन इक्वल टू 0, इन दोनों लाइन में हमें एंगल निकालना है, तो कैसे निकालोगे बोलो? ये दोनों लाइन का इक्वेशन दे दिया है हमें, और इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। व्हाट इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन बोलो? लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं जब इक्वेशन दिया हो, माइनस ए अपॉन बी से, तो रूट थ्री हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको? रूट थ्री। M2 कैसे निकालेंगे, माइनस वन बाई रूट थ्री हो जाएगा, माइनस ए अपॉन बी से। याद आ रहा है स्लोप का फॉर्मूला, जब इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हो तो माइनस एक्स कोएफिशिएंट अपॉन वाई कोएफिशिएंट। अब बस ये वैल्यूज पुट करना है और आंसर निकालना। क्लियर? हाँ सर। बेटा सब, ये क्या, ये फॉर्मूला क्या करने के लिए है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला? तो लाइन्स के बीच में acute angle। एक्यूट एंगल निकाल। अब इसी से आप देखो पैरेलल परपेंडिकुलर का कंडीशन कैसे आया, वो भी इसी से प्रूव होता है। पैरेलल लाइन के लिए एंगल कितना बनेगा दोनों लाइन के बीच में? 0। 0।
तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो कब आएगा टेन थीटा? जब m1 माइनस m2 का टर्म जीरो होगा तभी तो आएगा जीरो। न्यूमरेटर जीरो होगा, न्यूमरेटर समथिंग अपॉन डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा तभी तो मतलब m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m2। समझा क्या? टेन थीटा का आंसर जीरो कब होगा? जब ये वाला टर्म ऊपर जीरो बन जाएगा, जीरो अपॉन एनी नॉन जीरो टर्म नीचे, जीरो अपॉन एनी नॉन जीरो टर्म। तो ये वाला टर्म जीरो कब बनेगा? जब m1 इक्वल टू m2 होगा तो ही बन सकता है। मतलब पहले लाइन के लिए कंडीशन क्या हो गया? पहले लाइन के लिए कंडीशन क्या हो गया? दोनों का स्लोप इक्वल आना चाहिए। परपेंडिकुलर के लिए टेन थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। और 1090 कितना होता है बोलो? व्हाट इज 1090 डिग्री? नॉन डिफाइंड। नॉट डिफाइन। तो इसमें बताओ नॉट डिफाइन कब होगा ये जो बेसिक टेन थीटा ये नॉट डिफाइन कब होगा? डिनोमिनेटर में ये जीरो आ जाए। डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना हो गया? -1। मतलब ये परपेंडिकुलर का कंडीशन आ गया कि प्रोडक्ट दोनों का -1 होना चाहिए। तो जो पैरेलल और परपेंडिकुलर का कंडीशन आता है वो इसी से आता है। क्लियर? हाँ। ये हो गया एक्यूट एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला। अब लास्ट में देखो थोड़ा सा दो तीन कंसेप्ट, चैप्टर का मैं कंसेप्ट पूरा ही बता दे रहा हूँ, छोटा सा ही चैप्टर है, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा लगेगा लेकिन कंसेप्ट लिमिटेड है इसमें। अब है डिस्टेंस फॉर्मूला है, लेकिन ये डिस्टेंस फॉर्मूला किसके लिए है? पॉइंट एंड लाइन। डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। अभी तक हमने जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था वो 2 पॉइंट के बीच में था, दोनों का कोऑर्डिनेट मालूम था। अभी एक पॉइंट और एक लाइन। तो एक पॉइंट दिया है, लेटेस्ट से x1 y1 दिया है, उसको हम डिनोट कर रहे हैं। अब डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर और ये लाइन है हमारा। ये pm मतलब ये वाला डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, pm डिस्टेंस। लाइन का हमें इक्वेशन दे दिया है, नहीं दिया है तो हम निकालेंगे, वो पता होना चाहिए उसकी। लाइन मतलब लाइन का रिप्रेजेंटेशन क्या है? उसका इक्वेशन से उसको मैथ्स में लाइन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? लाइन ड्रॉ करके नहीं देगा, उसका इक्वेशन देगा। तो पॉइंट मालूम है, इक्वेशन मालूम है, तो यूजिंग दिस टू इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। मतलब पीएम निकाल सकते हैं ये डिस्टेंस। ये पीएम निकालेंगे कैसे डिस्टेंस? ये जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये लिखना है इस इक्वेशन को इसी फॉर्म में, इक्वल टू सी जीरो वाले में, अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब एक्स कोएफिशिएंट स्क्वायर प्लस वाई कोएफिशिएंट स्क्वायर। और ये जो एक्स वाई है वहां पे हमें x1 y1 का वैल्यू पुट करना है, तो आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला याद रहेगा? जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट है 2,1 और हमारा ये लाइन दे दिया मैंने, समझो 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब कोई बोले कि ये डिस्टेंस निकालो, तो आपको क्या करना है? इस लाइन को लिख दो 3x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर तो -1 स्क्वायर 1। अब x की जगह पे x1 लिखना है, y की जगह पे y1 लिखना है। ये हमारा x1 है, ये y1 है, और उसको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्लियर है बेटा? हाँ, फॉर्मूला दिखाओ ना। फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट ऑलवेज रिमेम्बर ये कंडीशन, समझो कभी कभी ऐसा देता है इक्वेशन y इक्वल टू सपोज 3x प्लस 5, तो ये अब नहीं लगेगा। द इक्वेशन ऑलवेज जो जनरल फॉर्म हम ले रहे हैं, जनरल फॉर्म होना चाहिए। इक्वेशन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, मीन्स इक्वल टू 0 फॉर्म में ही होना चाहिए। क्लियर है? हाँ। ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला लेकिन किसके लिए? पॉइंट एंड लाइन के लिए। एक डिस्टेंस फॉर्मूला था 2 पॉइंट के लिए। अब देखो लास्ट फॉर्मूला आ रहा है, बस ज्यादा है नहीं, देखो इसमें कंसेप्ट भी लिमिटेड है। वो यस जो यस कुछ बोल रहे हो? पीएम वाला था वो मॉड है। हाँ, मोड इसलिए ले रहे हैं कि इनकेस कोई नेगेटिव नंबर आ गया
तो उसको मोड पॉजिटिव कर देगा बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अच्छा ओ बट वैसे। क्योंकि वैल्यूज तो कुछ भी आ सकती हैं पॉजिटिव नेगेटिव, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई हम मोड लगा दे रहे हैं ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। अंडरस्टूड? मोड का मीनिंग समझा क्यों यूज किया मोड हमने? ताकि इनकेस कोई नेगेटिव नंबर आ गया, समझो हमने सिंप्लीफाई किया -13 अपॉन पूरा नीचे 25 का 5, यदि मोड नहीं होता तो हम आंसर रिपोर्ट करते कि उसका डिस्टेंस -13/5 है। तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो मोड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव कर दे। क्लियर? एक लास्ट फॉर्मूला देखो आज के लिए, मतलब स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट खत्म हो गया। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, फिर अभी नेक्स्ट लेक्चर में हमें सम्स का ही प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बता। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस इक्वेशन वाइज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये फर्स्ट लाइन है समझो, तो दिस इज सेकंड लाइन। अब इसके बीच में डिस्टेंस किधर भी ले लो, पैरेलल है तो दोनों सब जगह सेम ही डिस्टेंस आएगा। फर्स्ट लाइन का जो इक्वेशन दिया है ax प्लस बी वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, सेकेंड का ax प्लस बी वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आप देखो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन देखो, मैंने a और b को सेम रखा है। क्यों रखा है सेम? क्यों सेम रखा है? बिकॉज पैरेलल लाइंस हैं तो दोनों का स्लोप क्या आना चाहिए, -a/b, से दोनों का सेम स्लोप आना चाहिए, तभी तो पैरेलल होंगे। समझा क्या बेटा? जैसे हाँ 3x प्लस 6y प्लस 5 है तो कांस्टेंट अलग होगा चलेगा, लेकिन ये दोनों तो सेम रहेंगे तभी, या तो मल्टीपल होना चाहिए उसी का। अब दोनों का स्लोप निकालो तो सेम आएगा, देखो -3/6 मतलब -1/2, सेकंड का भी -1/2, दोनों का स्लोप सेम आ रहा है, मतलब दोनों पैरेलल लाइन से। मतलब कंडीशन है कि एक्स वाई का कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, यदि ये नहीं है तो हम बनाएंगे मतलब मल्टीपल में दे सकते हैं, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको 2 से डिवाइड करके वापस दोनों सेम रखेंगे। तो इसमें अलग क्या होगा, सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स अलग होगा। पैरेलल लाइंस में सिर्फ कांस्टेंट टर्म अलग होगा, बाकी ए और बी के कोएफिशिएंट या तो मल्टीपल होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, या तो फिर इक्वल देगा। तो इसका जो फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के लिए, ये फॉर्मूला क्या है, C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1, क्योंकि मोड लगा रहे हैं अंदर, अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b², a² प्लस b², बस ये फॉर्मूला। क्लियर? यस बेटा। हाँ सर। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? when two lines are parallel and we are asked to find the distance between them है, तो ये करना है। ये नेक्स्ट, ये भी, ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था ये कब करना है, जब एक पॉइंट और एक लाइन दिया रहेगा तब। इसके पहले मैंने 6 इक्वेशन बताया, देखो ये एक्यूट एंगल के लिए हो गया फॉर्मूला, एक्यूट एंगल के निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया। अब इस ये फॉर्मूले याद रखना, डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म, स्लोप ओरिजिन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, पे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला और स्लोप पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला, ये फॉर्म याद रखना है। बस फॉर्मूले देखो इसमें लिमिटेड ही है, 5 उसमें या 5 उसमें, तो 10-15 ही फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर है। और इधर ये स्लोप से रिलेटेड, m इज इक्वल टू tan थीटा y2 माइनस y1, इक्वेशन ऑफ लाइन, पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन, परपेंडिकुलर लाइन के लिए कंडीशन। कर लोगे पूरा? क्लियर है सबका कंसेप्ट सब कुछ? सर वो आप लास्ट वाला फॉर्मूला दिखा सकते हैं? पैरेलल लाइन वाला हाँ पैरेलल लाइन का। ये वाला, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के लिए। ए और बी मैंने सेम क्यों रखा, क्लियर है ना सबको? सर C1 और C2 तो C2 वो कांस्टेंट वैल्यू है। हाँ कांस्टेंट वैल्यू, फर्स्ट को C1 और सेकंड को C2।
ए और बी तो दोनों सेम ही हो तो लेना ही नहीं है, वो माइनस करेंगे दोनों कट हो जाएंगे, इसके लिए नहीं लेगा, उसी फर्स्ट वाले फॉर्मूले से आ रहा है वो। ओके C1 हाँ, क्लियर है सबको कंसेप्ट बेटा? क्या क्या पढ़ा मैं याद है क्या? 5 फॉर्मूला स्लोप से रिलेटेड पढ़ा मैंने, 2 कंडीशन और 3 फॉर्मूला। 6 फॉर्मूले इक्वेशन ऑफ लाइन से रिलेटेड बताया, 1 फॉर्मूला एक्यूट एंगल के लिए बोला मैंने, और 2 फॉर्मूला मैंने डिस्टेंस से रिलेटेड बताया। इतना इसमें कंसेप्ट है बस, तो चैप्टर खत्म। आ जाएगा सबको? तो कल या नेक्स्ट वीक में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 5 पॉइंट यू कैन ट्राई विथ योर ओन। देखो आप आगे खुद यदि इतना कंसेप्ट समझे खुद से भी कर सकते हो, ट्राई करोगे तो। यदि कोई ट्राई करने वाला बच्चा रहेगा तो कर लेगा, फिर भी नहीं आया तो विल स्टार्ट विद द सेकंड एक्सरसाइज नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है बेटा बोलो, फंक्शन वगैरह या कुछ पहले का कुछ डाउट वगैरह? यस, कुछ पूछना है किसी को? बोलो बेटा। Yes. नहीं, ये कंसेप्ट रिवाइज करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, सेकंड थर्ड एक्सरसाइज, ठीक है? बाय बेटा। Thank you, sir.